से जल्दी से मैं समराइज कर देता हूँ, एक बार बता चुका हूँ तो जल्दी से हो जाएगा। चार्ज के दो असर, वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर में हम पढ़ते हैं फोर्स, लेकिन फोर्स जो है दो चीज पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस एंड चार्ज। यानी जिस पे देख रहे हो उसके चार्ज पे भी, जिस चार्ज के कारण देख रहे हो वो रहता है, जिस चार्ज पे देख रहे हो वो रहता है, और दोनों के बीच की एक डिस्टेंस रहती है। सही। मैं जब फील्ड पढ़ता हूं तो अब ये जो बचता है वो जिस चार्ज के कारण देख रहे हो और जिस चार्ज डिस्टेंस पे देख रहे हो, केवल दो चीजों पे डिपेंड करता है। वापस, फोर्स तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है, किस चार्ज के कारण, किस चार्ज पे, और कितनी दूरी पे। इस क्वांटिटी को थोड़ा आसान कर लिया हमने। अगर मैं यूनिट चार्ज पे देखूं तो यूनिट चार्ज पे देखूं तो तीन में से एक क्वांटिटी क्या कर दी हमने, फिक्स। अब ये जो दो क्वांटिटी बची, ये दोनों क्वांटिटी एक चीज पे डिपेंड कर रही है, उस चार्ज पे जिसके कारण देख रहे हैं। तो अब कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी नई आ रही है वो उस चार्ज की प्रॉपर्टी है, इसकी नहीं, जिस पे देख रहे हैं उसकी नहीं, उस चार्ज की। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज की प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि अब ये किस पे डिपेंड करता है, उसके चार्ज और उसके डिस्टेंस पे। अब इससे कुछ लेना देना नहीं, यहां से डिस्टेंस तो रहेगा ही, नेचुरल है। इसका मतलब कि अगर मैं इस चार्ज को हटा भी दूं तो भी एक पर्टिकुलर जगह पे उस चार्ज का इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कितना है, अगर ये जानना है तो हम फोर्स की बजाय फील्ड देखते हैं। क्या देखते हैं, फील्ड। समझ गए एग्जैक्टली। तो ये दो स्केलर इफेक्ट, वेक्टर इफेक्ट है। अब यही स्केलर इफेक्ट देख लो, तो अगर एक चार्ज के कारण किसी चार्ज की दूसरे चार्ज की एनर्जी देखें, एक चार्ज के कारण किसी दूसरे चार्ज की एनर्जी, जैसे वहां पर फोर्स देखा था वैसे यहां पे एनर्जी देखे, तो उसमें फिर तीन चीज आएंगी। कौन कौन सी, जिस चार्ज के कारण, जिस चार्ज की, और दोनों के बीच की दूरी। तीन चार्ज आएगा, तीन चीज आएगा। उसमें अगर मैं जिस चार्ज पे देख रहा हूं उसको यूनिट कर दो, वन, तो अब ये जो एनर्जी आएगी वो यूनिट चार्ज की आएगी, लेकिन किसके कारण, इस चार्ज के कारण। यानी इस चार्ज की वहां पे क्या हो गई, स्केलर प्रॉपर्टी। क्या हो गई, यानी चार्ज के वेक्टर इफेक्ट और स्केलर इफेक्ट में फोर्स और फिर फील्ड। फोर्स है दो चार्ज पे डिपेंड करने वाला, लेकिन फील्ड है एक चार्ज पे डिपेंड करने वाला, इसलिए इसको हम उसकी प्रॉपर्टी कह सकते हैं उस जगह पे, है ना। ऐसे ही एनर्जी में भी दो चार्ज प्लस डिस्टेंस, तीन चीज हो गए। ये हो गया सिस्टम की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी, लेकिन अगर मैं एक चार्ज को यूनिट मान लूं तो वो हो गया इस चार्ज की उस जगह पे प्रॉपर्टी। समझ गए, इसलिए हम पोटेंशियल पढ़ते हैं। क्लियर है, तो दोनों एनर्जी कोई दिक्कत नहीं, यूनिट चार्ज पे देख रहे हैं बस काम। क्लियर एकदम। तो दो तो ब्रॉडर यही चार चीज तो पढ़ना है। अब उसमें घुस के थोड़ा थोड़ा और कि भाई फोर्स अगर पढ़े तो फोर्स में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन तो भाई अगर मैं तुम्हें स्कूल में लेवल पे पढ़ाता, स्कूल लेवल का मतलब क्या, अगर ये कंपटीशन नहीं होता इस दुनिया में, यानी हमारा नीट और जेई नहीं होता, तो हम केवल यही पढ़ाते हैं जो अभी पढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या देखा हमने पिछले 10 सालों में, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस है तो 10 साल 15 साल 20 साल से यही देखे जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है। उसके बेसिस पे मैंने कुछ कैटेगरीज बना ली कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एसटीएम पे क्वेश्चन आते हैं, स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आते हैं, अनस्टेबल स्टेबल पे, जो भी है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको मैंने क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया बस। अदरवाइज हम पढ़ते तो केवल इतना ही पढ़ते हैं। ऐसे ही एनर्जी में भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कभी सिस्टम की एनर्जी पूछता है, कभी इंडिविजुअल की एनर्जी पूछता है, कभी कुछ पूछता है, कभी सिस्टम में चेंज करके बोलता है कितना वर्क करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल से बड़ा ट्रायंगल बना के तब बोलता है कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करके। तो ये कहां से आया, ये तो क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी आ गई जो जुड़ती गई इसमें। और क्यों, क्योंकि इतने सालों से हमारे आईआईटी IEEE में और होते रहे, तो वो जुड़ते गए, तो टीचर भी अपना कंटेंट बढ़ाता चला गया। अदरवाइज पढ़ने के लिए इतना ही। इसका मतलब 10 साल पहले, 10 साल 20 साल पहले अगर कोई पढ़े तो शायद यही ज्यादा पढ़ता, नोट्स यानी थ्योरी, क्वेश्चंस तो अपने विश्वास पे कर देता कि मैं आएगा तो कर ही लूंगा ऐसा, क्योंकि दो चार क्वेश्चन करता, उससे सीखता और अपना दिमाग लगाता क्लास में बैठ के। इसलिए पहले के पेपर सब्जेक्टिव भी हुआ करते थे, क्योंकि तुम्हें जो आता है वो अप्लाई कर पाते हो कि नहीं, ये होता है। लेकिन अब धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव हो गया तो बच्चों का तरीका थोड़ा पढ़ने का बदल गया। ठीक है फिलहाल, लेकिन तुम्हें समझ में आ गया क्या पढ़ना है, ओके। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले तो चार्ज ना, ये ही सारा पढ़ना है। अब उसमें फर्दर छोटी छोटी बातें तो मैंने यहाँ पे लिखी। अच्छा, फोर्स जब पढ़ेंगे तो फोर्स कुछ नया नहीं है। फोर्स में जो जो क्वेश्चन बन सकता है तुम वैसे भी गेस कर सकते हो, अगर बैठे हो तो अपने आप दिमाग में चल जाएगा। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन, एसएचएम के क्वेश्चन, या
कुछ चेंजेस कर दिया, डिस्टेंस चेंज कर दिया तो क्या हुआ, डिस्टेंस को बढ़ा के 2 गुना कर दिया तो क्या होगा, चार्ज को तोड़ के 2 टुकड़े कर दिए, आधा आधा बांट दिया तो क्या होगा, 1/3 2/3 बांट दिया तो क्या होगा, ऐसे एक तो क्वेश्चन बनते हैं ना। तो ये तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है ना कि थ्योरी, है ना। तो मैंने इसको कैटेगराइज कैसे किया है ऐसे। सबसे पहले तो एक चार्ज के बारे में जो जो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में वो पढ़ा दिया है, वो है सामने, मैंने समरी बनाई है, समझाऊंगा मैं, टॉपिक्स ये, ठीक। अगला फिर उसके बाद फोर्स, कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड देन वेक्टर फॉर्म, दोनों का कॉम्बिनेशन, है ना। और उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन में कौन कौन से टाइप हमारे सामने आए हैं, वो आने के लिए इससे ज्यादा आ सकते हैं, इसके अलग आ सकता है। मैंने तो वो बताया है जो क्या, जो अभी तक जनरली पूछे गए हैं उसको समराइज किया, ओके। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। ये थोड़ा सा अलग है, इससे पहले हमने कभी नहीं पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा ज्यादा हो गई हैं, तो तुम देख लेना, है तो इंपॉर्टेंट है ना, आता तो बहुत है। इलेक्ट्रिक लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करेंगे, तो उसको मैंने लिख भी दिया क्योंकि यही थोड़ा अलग पढ़ना होता है, बाकी तो फोर्स है उसमें कोई खास नहीं है। उसके बाद ड्राइंग इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, ड्रॉ करते समय इन्हीं प्रॉपर्टीज का याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, और तो कुछ है नहीं। तो इस तरह से मैंने स्टोरी बनाई है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती कितनी है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम बोल रहे हैं असल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया, लेकिन उसकी लाइंस एक अलग चीज है, इंटेंसिटी एक अलग चीज है, दो चीज। जनरल फॉर्म में हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं एक्चुअली, सही है। केवल मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ तो एक्चुअली किसकी बात कर रहा हूँ, जबकि नाम से समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जनरली हम लोग कहते हैं। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू लाइन चार्ज में रिंग और वायर दो टुकड़े होते हैं, ड्यू टू सरफेस चार्ज में प्लेट होता है या डिस्क होता है। डिस्क इंजीनियरिंग वाले के कोर्स में, मेडिकल में नहीं है। प्लेट होता है तो उसमें कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, थिन, थिक होता है। वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है, जिसको समराइज कर करके मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, उसको लिख दूंगा। फिर ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज में स्फीयर ही हम पढ़ते हैं, लेकिन बताने के लिए मैं सिलेंडर और वॉल भी बता दूंगा, लेकिन यही पढ़ते तो इसी से वो भी मिलता जुलता होता है। अब इसमें भी कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, हॉलो सॉलिड, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग होता है। उसके बाद सुपरपोजिशन की बात करते हैं, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में मिल, कई सरफेसेस एक साथ रख दे, कई चार्ज एक साथ रख दे, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो फील्ड आएगी वो क्या है, तो सुपरपोजिशन, ठीक है। फील्ड में इतना ही पढ़ते हैं, उसके बाद पोटेंशियल होता है। मैं कल से लिख रहा हूँ तो इतना ही लिख पाया, थोड़ा स्टोरी बनानी पड़ी ना, ठीक, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ज। तो चार्ज पहले होता क्या है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो दो बॉडीज के इंटरेक्शन का कारण है। खत्म, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा तो ध्यान रखना। असल में नेचर में कितने फोर्स होते हैं, चार। चार फोर्स में से एक मास होता है, मास के कारण होता है, एक चार्ज के कारण होता है, बाकी दो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, यानी बॉडी के बीच में नहीं लग सकते, न्यूक्लियॉन्स के बीच में लग सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला बॉडीज, वैसे ये दो चार्ज की फोर्स की बात कर रहा हूँ, इन दोनों की बात खत्म हो गई। और इसमें जैसे मतलब बिना मास के, तो फिर किसके कारण हो गया, और चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की। तो चार्ज क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी, जिसके कारण दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करती है, दैट्स ऑल, खत्म। अदर देन मास, विद मतलब जो मास के कारण ना हो, उस फोर्स का जो इंटरेक्शन का कारण है वो चार्ज है, खत्म। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन कम और प्रोटॉन ज्यादा। नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम, है ना भाई। नेचर, हमारे नेचर में हम जो देख रहे हैं उसमें चार्ज का दो ही कारण हो सकता है, सॉलिड की बात कर रहा हूँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन बोल दिए थे मैंने, नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है प्रोटॉन से तो नेगेटिव चार्ज है, अदरवाइज, समझ गए। अच्छा, इसमें ये भी बोल दूं कि यही केवल क्या करता है, मूव करता है, कैन मूव ओनली, कैन मूव ओनली। यानी जब भी चार्ज किसी में कम किसी में ज्यादा, नेगेटिव चार्ज कम पॉजिटिव चार्ज ज्यादा या कुछ भी ऐसा होता है, तो ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का मूव करने से होगा, प्रोटॉन के मूव करने से नहीं होगा, क्योंकि हम सॉलिड पढ़ रहे हैं। लिक्विड में हो सकता है इसके मूव करने से, लेकिन यहाँ पे तो ठीक है ना। प्रॉपर्टीज में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, चार्ज है कौन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, बस इन्हीं का कॉम्बिनेशन है। अब प्रोटॉन को तोड़ के कुछ और बना सकते हो क्या, नहीं। इलेक्ट्रॉन को तोड़ के हमारे कोर्स में अभी तक है कि हम नहीं बना सकते, बाद में बना सकते हैं, वो क्वार्क है। प्रोटॉन को भी तोड़ के हो सकता है बदल, लेकिन अभी हमारे कोर्स में नहीं है। तो हम मिनिमम जो सबसे छोटी क्वांटिटी चार्ज की है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मानते हैं, सही है। तो कोई भी एक बॉडी
मिनिमम चार्ज है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो उसका मल्टीपल होगा, है ना। तो एक पहले एक बॉडी अगर आइसोलेट है तो उससे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन न कहीं जा सकते हैं न कहीं से आ सकते हैं, तो नेट चार्ज उस पे क्या रहेगा, कंजर्व। समझ गए। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सीधा से कहता है कि एक सिस्टम है उसमें जितने चार्ज है उतने ही रहेंगे, चार्ज को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं, बस ये बोल रहे हैं। एक दूसरा, जब भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन पे बैठ के ही जाएगा और इलेक्ट्रॉन पे मिनिमम चार्ज का मल्टीपल होगा, इसको क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी मिनिमम, इसका की वर्ड क्या है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज का मल्टीपल अगर हो जो चार्ज गया तो क्वांटाइज बोलेंगे, नहीं तो क्वांटाइज नहीं होगा। मेरा कहने मतलब यह है कि एक मिनिमम पॉसिबल चार्ज पर अगर फिक्स हो तभी तो क्वांटाइज होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेरे वर्ड समझ में, मेरे वर्ड समझ में, एक मिनिमम पॉसिबल चार्ज, उससे छोटा और पॉसिबल ना हो तो हम कहेंगे कि चार्ज क्वांटाइज है, नहीं तो क्वांटाइज नहीं होगा। मास क्वांटाइज है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि उसका कोई मिनिमम पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, और छोटा होता जा रहा है और छोटा होता जा रहा है, उसके टुकड़े होते जा रहे हैं, एनर्जी भी बदल जा रही है, एनर्जी भी छोटी होती चली जा रही है कि नहीं। तो मास कम ही होता जा रहा है, क्वांटाइज फिक्स नहीं हो पा रहा है, कि कहीं जाके फिक्स हो जाता तो हम कहते किसी का मल्टीपल होगा मास, लेकिन चार्ज होता है, क्वार्क से होता है, लेकिन अभी कोर्स में नहीं है तो हम इलेक्ट्रॉन से होता है ये बोलेंगे, सही ना, कोई दिक्कत। यानी चार्ज ऑन ए बॉडी विल बी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम पॉसिबल चार्ज। तो इसमें कीवर्ड मैंने क्या बोला है, मिनिमम पॉसिबल, किसी भी चीज का एक मिनिमम पॉसिबल, जैसे लाइट आ रही है तो एनर्जी कितनी आई, मिनिमम पॉसिबल एनर्जी का मल्टीपल, मिनिमम पॉसिबल एनर्जी एक फोटोन की एनर्जी, तो हम कहेंगे एनर्जी क्वांटाइज है, वेव की एनर्जी, क्यों, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी फिक्स है तो उसी का मल्टीपल आएगी, तो हम कहेंगे आने वाली एनर्जी वेव की क्वांटाइज होती है, समझ गए। लेकिन ये तभी होगा जब आने वाली वेव का एक मिनिमम पॉसिबल होगा, समझे कि नहीं। तो कोई भी वो क्वांटिटी जो जिसका एक मिनिमम पॉसिबल है वो क्वांटाइज होगी, नहीं तो क्वांटाइज नहीं होगी, पक्का ना। क्वांटाइजेशन मतलब केवल इस चैप्टर में नहीं, कहीं कहीं की भी बात हो रही है। तो जैसे तुम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़े हो तो क्या कहते हैं उसको, बोर्स क्यों फेमस है, क्योंकि उन्होंने एनर्जी को क्वांटाइज कर दिया था और रेडियस भी क्वांटाइज हो गया था एक तरह से, एन पे डिपेंड करने वाला, क्वांटाइज मतलब समझ गए ना, फिक्स हो गया था, मिनिमम पॉसिबल का मल्टीपल हो गया या उसी के फंक्शन में हो गया, मेरी बात समझ में। तो इसलिए वो बहुत फेमस है कि क्वांटाइज कर दिया उन्होंने, है ना। क्वांटम थ्योरी उसी के नाम से है, पक्का, ठीक है। एडिटिवनेस ऑफ चार्ज कुछ मतलब नहीं, एक बॉडी पे कितना चार्ज आया कितना गया सबका अलजेब्रिक सम होगा, टोटल चार्ज खत्म। क्यू इज नॉन रिलेटिविस्टिक, यानी चार्ज और उसका ऑब्जर्वर के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो चार्ज के वैल्यू पे, कोई ऑब्जर्व वैल्यू पे कोई फर्क नहीं डालेगा, मेरे वर्ड समझ में आए। एक चार्ज मूव कर रहा है या उसका ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, दोनों का मूवमेंट यानी रिलेटिव वेलोसिटी उसके चार्ज के ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी जो हमें पता चल रहा है, हम जो देख रहे हैं वो उस पर कोई फर्क नहीं डालेगा, यानी जो एक्चुअल है वही ऑब्जर्व भी होगा, पक्का। और दूसरा इनवैरिएंट, यानी चार्ज का मूव करना, एक तो ये तो रिलेटिव मोशन का था, और ये क्या चार्ज का मूवमेंट उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं डालता, जबकि मास का मूवमेंट वैल्यू फर्क डालता है। ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं बड़े नोट्स में, है ना, तो वो नोट्स तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यहाँ पे तो मैं केवल इसलिए बना दिया हूँ कि मैं जल्दी जल्दी उसके बारे में बता पाऊँ, जैसे कि मैं करेक्ट उतने टाइम में मैं पूरा कर पाऊँ अपना टॉपिक, है ना, ठीक है। तो ये क्या है, इनवेरिएंट, नॉट चेंज विद वेलोसिटी, जबकि मास क्या होता है, चेंज होता है बच्चों, कैसे चेंज होता है, 1 माइनस v/c का होल स्क्वायर, ये होता है ना, लेकिन चार्ज में ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये वेरी, मास क्या होगा, वेरी करता है, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, बट चार्ज नॉट, है ना, मास वेरीज बट क्यू नॉट। क्या सब कुछ शॉर्ट में समझ में आ गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया ये छोटा सा प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये इससे ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है तुम्हें, ये फिर क्या है, ये क्या बनाया मैंने, ये तुम्हें फ्लो डायग्राम है जो चेक लिस्ट होती है ना एक तरह से, वो है, तुम इसको खोलो, उसके बाद फट से पेंसिल से दिमाग में ऐसे कि ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, ओके, इसको पढ़ना पड़ेगा, तो नोट से देख लिया या जहाँ से भी देख लिया, बस ये चेक लिस्ट है एक तरह से, समझ गया कैसे पढ़ना है। उसके बाद होती है कि चार्जिंग ऑफ बॉडी कैसे होती है, तो बॉडी की चार्जिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। अब इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तुम क्या कर सकते हो, बताओ कैसे भेज सकते हो भाई, इलेक्ट्रॉन अपने आप चला जाए या मैं जबरदस्ती भेजूं, और कोई तरीका है क्या, अपने आप चला जाए कब, जब इलेक्ट्रॉन कहीं पे भारी है, भीड़ है, इंडिया से भागे जा रहे हैं सारे लोग मोदी के कारण, भीड़ ज्यादा है तब, और कहां भाग रहे हैं,
चलो टैक्स की बात कर लेते हैं, जहाँ टैक्स ज्यादा वहां से, जहाँ टैक्स कम वहां भागेंगे। यानी ये क्या है, डिफ्यूजन। क्या है डिफ्यूजन? मतलब क्या, जो सेल्फ होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और दूसरा होता है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब जबरदस्ती किया गया। अब जबरदस्ती कैसे करेंगे? एक तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, उससे क्या होगा, मैंने उसको जबरदस्ती नहीं बोला कि चलो निकलो भागो वहां से, मैंने क्या किया, रब कर दिया। रब कर दिया तो उसकी फ्रिक्शन के कारण उसकी एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो इधर उधर भाग रहा है, अचानक मैंने अलग कर दिया, दो सरफेस को ऐसे रगड़ रहा था, अचानक अलग कर दिया, तो कुछ उधर रह गए कुछ इधर रह गए। उस समय एनर्जी बढ़ी तो पता नहीं चला, वो क्या क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं, अरे यार घर छोड़ दिया मैंने तो, ऐसा वाला। समझ गए? तो ये जो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी है उस वो कैसे किया हमने, एक तरह से बेवकूफ बनाया। टेम्पररी एनर्जी उनको दी। रब करने से क्या हुआ, ये जो वर्क मेरा है वो हीट में बदल गया, वो हीट इलेक्ट्रॉन लेके और एकदम भाग रहा है इधर उधर, और अचानक वो भागते भागते दूसरे देश में पहुंच गया, और उस देश के भी कुछ लोग इसमें चले गए, और दोनों को फिर अलग कर दिया हमने, बाउंड्री बना दी। समझ गए? तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले गए, दो चीज हो गई। अब ये दोनों अगर बराबर गई, अगर ये दोनों क्या गए बराबर, तो क्या हुआ, तब तो बॉडी चार्ज नहीं दिखेगी। लेकिन किसी पे कम किसी पे ज्यादा गए तो बॉडी चार्ज दिखेगी। पक्का समझ में? पक्का समझ में? और ये कितना, कौन ज्यादा जा रहा है कौन कम जा रहा है, कौन डिसाइड करेगा? वर्क फंक्शन। एक बढ़िया टर्म, वर्क फंक्शन। वर्क वर्क फंक्शन है कि भाई रायपुर से बिलासपुर जाने में टोल कितना देना पड़ता है, तो रायपुर से बिलासपुर जाने में 1000 देना पड़े और बिलासपुर से रायपुर आने में 500 देना पड़े, तो ज्यादा लोग इधर से जाएंगे कि उधर से आएंगे? बस यही है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क फंक्शन एक तरह से बताता है कि इस मेटेरियल को छोड़ के जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, मतलब एनर्जी चाहिए। समझ गए? तो भाई एक मेटेरियल ऐसा है जिसका वर्क फंक्शन कम है, तो यहाँ से जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन, और जाने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन तो नहीं है ना, तो कौन जाएगा, केवल इलेक्ट्रॉन। मेरे वर्ड समझना ना? तो दोनों को रब किया, भाग कौन रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन। लेकिन इससे इस मेटेरियल से जाने के लिए W1 चाहिए, और इस मेटेरियल से जाने के लिए W2 चाहिए। ये रायपुर है, ये बिलासपुर है, वहां से आने के लिए 1000 चाहिए, यहाँ से जाने के लिए 500 चाहिए, तो फटाफट फटाफट 500 देके लोग ज्यादा चले जाएंगे, और उधर से एक दो ही आ पाएंगे क्योंकि 1000 देना पड़ रहा है। इसका मतलब जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है वहां से इलेक्ट्रॉन आ नहीं पाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जाएंगे तो क्या होगा, वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जहां से भाग के जाएंगे वहां पे उतने नहीं आ पाए तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब क्या, सेंटेंस जल्दी से पूरा करो। मटेरियल विद लो वर्क फंक्शन विल बी, लो वर्क फंक्शन विल बी, हाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी चले आएंगे, बस खत्म, इतनी सी बात। A material with low function work function will be positively charged and high work function will be negatively charged। ये हो गया फ्रिक्शन का सारा खेल, है ना? तो मैंने कहा ये सारी स्टोरी लिखा हुआ तो उसको पढ़ लेना, तुम स्टोरी मैं बता रहा हूँ, बाकी चुपचाप स्टोरी सुनो और काम खत्म करो। तो फिर से बताओ, सबसे पहले दो बॉडीज रब की जाती हैं, तो फ्रिक्शन के कारण वर्क हीट बदल जाता है। ये हीट कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेके अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेता है, रैंडम मोशन कर रहा है, बढ़ा लेता है, तो जब उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि मटेरियल से बाहर निकल के जा सकता है, तो वो दूसरे मटेरियल पे चला जाता है। ऐसे दूसरे मटेरियल से इस पे भी आता है। ये मटेरियल से कितना जा सकता है या कितना आ सकता है, इस पे डिपेंड करता है कि दोनों का वर्क फंक्शन कितना है। अगर किसी का वर्क फंक्शन कम है तो उसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, किसी का वर्क फंक्शन ज्यादा है तो उसे कम इलेक्ट्रॉन आएगा। ये इसके कारण एक नेट ट्रांसफर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वही बॉडी को क्या करेगा, एक हाँ मतलब एक नेट चार्ज देगा। सही है? तो जिसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज, जिस पे ज्यादा जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। खत्म, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गई। दूसरा, अच्छा तो मैंने फिर कहा चार्जिंग होने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना जरूरी है। कॉमन सेंस, इसमें कोई पढ़ाई लिखाई है क्या, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई पढ़ाई है क्या, कोई क्या पढ़ाई है इसमें, कॉमन सेंस है, चुपचाप सोचते रहो। तो अब इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे किसी तरीके से शिफ्ट करना है, या एक ही बॉडी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। तो भाई शिफ्ट करना है तो हम क्या करेंगे, रब कर दिया, रब करके क्या दिया, एनर्जी दी। या तो एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के उसको आके उधर रखो, वो नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं सकते, दिख नहीं रहा है मुझे, तो मैं नहीं कर सकता, तो मैंने चुपचाप क्या किया, एनर्जी दी, चुपचाप चला है। पक्का? दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या करूं, जो पहले बताया था डिफ्यूजन के कारण, एक मटेरियल पहले से ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके पास और एक मटेरियल पे कम इलेक्ट्रॉन है, और हम दोनों को टच करा दिए, तो एक जैसे जगह दूसरे भागने की क्या कंडीशन है वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन ये समझ में आ गया। और तीसरा है कि दूर से ही यहाँ पे हैवी चार्ज रख दिया, वो दूसरे मेटल के इलेक्ट्रॉनों को वहीं से खींच रहा है, अंदर ही अंदर, चल निकल ले इधर, तो वो खींच के बाहर नहीं लगा सकता, वो एक शिफ्ट कर देगा, तो इसको कहते हैं इंडक्शन। तो एक है अपने आप जाना, कंसंट्रेशन डिफरेंस, दूसरा है फ्रिक्शन के कारण एनर्जी देके, और तीसरा है
फोर्स से। तो एक चार्ज पार्टिकुलर चार्ज बॉडी रख दी, जो दूसरे जो अनचार्ज बॉडी इवन है तो भी उसके इलेक्ट्रॉनों को खींच के इधर कर दे रहा है। ये तीन पॉसिबिलिटीज है। बोलो बच्चों, तो जल्दी से उसको समझाने के लिए मैं यहाँ से फायदा थोड़ा उठा लेता हूँ। कहाँ गया ये। कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन डेंसिटी। मॉड क्या है? ये कांटेक्ट से, क्योंकि डिफ्यूजन होना है तो कांटेक्ट के बगैर डिफ्यूजन तो होगा नहीं। दूसरा विदाउट कांटेक्ट, दूर से है ना अट्रैक्ट करेगा, है ना। तीसरा रबिंग, खत्म। दूसरा कॉज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका कॉज क्या है? इसको हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफरेंस एक तरह से। उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसका कंसंट्रेशन कम है तो डिफ्यूजन होगा, सही है। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से है। यानी एक मटेरियल है जो एक छोटा सा, ऐसे समझो एक छोटा सा स्फीयर है, उसको भी मैंने उतनी हीट दे दी। एक बड़ा स्फीयर है, उसको भी उतनी हीट दी, सही है। उसके बाद दोनों को वायर से टच करा दिया, तो ये हीट इस छोटी सी जगह पे कंसंट्रेट हो गया, ज्यादा हो गया। और वही हीट वहां दिया तो बड़े से वॉल्यूम पे वो कंसंट्रेट नहीं हुआ, तो जब टच करा तो कहां से कहां भागेगा? छोटे से बड़ा, क्योंकि ये कंसंट्रेट हो गया ना एक तरह से, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूज हो गया एक तरह से। डिफ्यूजन वैसे मॉलिक्यूल्स के लिए और इस सब के लिए यूज किया जाता है। तो मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ। क्या मैंने जो कहा वो समझ में आया? पक्का ना? भूलोगे तो नहीं? फिर से बोल रहा हूँ। एक स्फीयर ये है और एक बड़ा स्फीयर है। मैंने सेम अमाउंट ऑफ हीट इसको दिया, सेम अमाउंट ऑफ हीट इसको दिया, तो इसका मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम इसका एक तरह से हीट ज्यादा हो गया ना, और पर यूनिट वॉल्यूम इसका हीट क्या हो गया? कम हो गया। तो ज्यादा हीट पर यूनिट वॉल्यूम से एक तरह से कम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन इसका ज्यादा हो गया और उसका कंसंट्रेशन कम। मैं हीट का नाम ले रहा हूँ क्योंकि तुम फील करते हो, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन है। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे भागेंगे, समझ गए? इसी को हम एक तरह से किससे बताते हैं? पोटेंशियल से। क्योंकि पोटेंशियल एक्चुअली एनर्जी को बताता है। किसको बताता है? तो एक जगह इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी ज्यादा है और एक जगह इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कम है, तो किधर से किधर भाग के आएंगे? एक कमरा इसमें है, इसमें बहुत एनर्जी वाले लोग हैं। एक कमरा बगल में, उसमें बहुत कम एनर्जी वाले लोग हैं। ये दीवार खोल दी तो धक्का देंगे तो कौन भागेगा? ज्यादा एनर्जी वाले कम एनर्जी वाले की तरफ भाग जाएंगे। सिंपल सी बात। तो ये पोटेंशियल इज ड्यू इज व्हाट? एनर्जी। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा वो जिधर एनर्जी कम उसकी तरफ भाग जाएगा, होगा कि नहीं? ये तो इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज एनर्जी डिफरेंस। दूसरा, हाँ दूर से एक बॉडी उधर है, उसके अंदर चार्ज है, चुपचाप बैठा हुआ है, और एक बॉडी इधर है जो खुद चार्ज है, तो ये उसके चार्ज पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके कारण वो शिफ्ट होकर इधर चला आएगा, है कि नहीं? शिफ्ट हो जाएगा, या तो शिफ्ट होकर चला आएगा या कम से कम डिस्प्लेस तो हो जाएगा। तो जो कंडक्टर होते हैं उसमें शिफ्ट हो जाता है, जो इंसुलेटर होते हैं उसमें, सॉरी, जो कंडक्टर होता है उसमें एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट हो जाते हैं, बॉडी में ही शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट नहीं बल्कि मूव कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? लेकिन जो इंसुलेटर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो केवल क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं, सही है। तो कंडक्टर में पूरी बॉडी का एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव हो जाता है, जबकि इंसुलेटर में एक मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है। एक मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? या एटम क्या हो जाता है? पोलर। पक्का ना? तो उसमें कैसे होता है? एक तरह से शिफ्टिंग होती है या ट्रांसफर होता है। लेकिन ट्रांसफर हम जनरली एक बॉडी से दूसरी बॉडी की बात करते हैं ना, तो बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है, सब बोल सकते हो। मैं तेज तो नहीं चल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हम कर चुके हैं, है ना? वो क्या करता है? फिर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी मेटल के अंदर, कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन को पूरा ही शिफ्ट करा देता है एक तरफ से दूसरी तरफ, जबकि इंसुलेटर है तो खींचता तो है लेकिन उसकी मम्मी है, वो कौन? न्यूक्लियस। मम्मी है, मम्मी कहती है कि नहीं जा सकते, वो जोर से पकड़ के रखी होती है, नहीं जाने देंगे, तो थोड़ा सा शिफ्ट होता है। तो उसमें क्या होता है? एटम मॉलिक्यूल जो है या एटम जो है क्या हो जाता है? पोलर हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। छोड़ के तो नहीं जा सकता क्योंकि मम्मी यानी न्यूक्लियस का फोर्स तगड़ा है। ये न्यूक्लियर फोर्स नहीं, न्यूक्लियस के कारण फोर्स तगड़ा है जो उसको एकदम निकल के जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो इंसुलेटर है। समझ गए? पक्का ना? किसी को दिक्कत होगी तो हाथ उठाएंगे, फट से मैं फिर से रिपीट करूंगा, सही है ना? बस इतना मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वो रहो, जैसे कि मैं अपनी स्पीड से बढ़ सकूं। इसमें क्या है? एनर्जी के कारण। तो फिर से ये कांटेक्ट होना चाहिए, बिना कांटेक्ट के वो रबिंग के कारण। दूसरा कारण क्या है? इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी एनर्जी है, लेकिन इंडिविजुअल एनर्जी उनके पास है, जबकि ये भी एनर्जी कारण है, ये एनर्जी हमने दी है। दोनों में अंतर क्या हुआ? वो एनर्जी हमने दी है जबकि ये एनर्जी उनके पास है ड्यू टू भीड़, है ना? और ये किसके कारण? दूर से फोर्स के कारण। दोनों तीनों में अंतर समझ में आ गया?
ड्यू टू क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई एक बॉडी को दूसरी बॉडी से जोड़ दोगे तो पूरा इलेक्ट्रॉन के दूसरे में चला आएगा, जबकि यहाँ पे केवल क्या होगा, शिफ्टिंग होगी। अब ये शिफ्टिंग एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाए या मॉलिक्यूल में ही सेंटर से खिसक के थोड़ा साइड हो जाए, यानी पोलर हो जाए मॉलिक्यूल, या इसमें तो मूवमेंट ही होगा, भाई एक बॉडी से उठ के दूसरी बॉडी में चला जाए। कोई दिक्कत है क्या? जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो दिख रहा है ना तुम्हें कि एक बॉडी से उठ के पूरा दूसरे में चला जाए, रायपुर से बिलासपुर चला जाए, ये हो गया, है कि नहीं? कंडक्टर में भी तो ये होता है, अरे सॉरी इसमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला गया, लेकिन इसमें केवल क्या होता है, शिफ्ट होता है, बॉडी से बाहर नहीं निकलता, इसलिए बॉडी का नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, अनचेंज। बॉडी का नेट चार्ज क्या रहेगा, पहले से पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, पहले से नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगा, पहले से न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहेगा। पक्का, खत्म हो गया? अच्छा, ऐसा करने से इसमें मास चेंज होता है क्योंकि नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, जबकि इसमें मास चेंज क्योंकि एक बॉडी से उठ के दूसरी, मतलब एक साइड से उठ के दूसरी साइड आ गया, नेट मास में कोई अंतर, तीसरे में मास चेंज होगा। खत्म? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो कितना चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में गया, Q, डेल्टा Q, और लेके कौन गया, इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन चले गए जानना है तो चार्ज कितना गया अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन गए, मतलब इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दोगे कितने इलेक्ट्रॉन गए, निकल गया। इसको हम कहते हैं Q इक्वल टू Ne, कहते हैं ना, वही है, कोई बड़ी चीज नहीं। ओके, सबको समझ में आ रहा है ना कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं स्टोरी बना रहा हूँ, और स्टोरी को तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। तुम कितना भी घुस के पढ़ लोगे, इतनी मोटी बुक को तुम नहीं पढ़ सकते। ये स्टोरी बननी चाहिए, यानी मैं अगर कभी पूछूं तो ये स्टोरी याद होनी चाहिए, अंदर जो उसके है वो मैं विश्वास दिलाता हूँ, इसमें मैं एकदम 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि तुम स्टोरी याद रखो, बाकी सब तुम खुद कर लोगे। इतना मुझे पता है कि अपना दिमाग कितना पावरफुल है, लेकिन स्टोरी याद नहीं रहती, इसलिए सब दिक्कत होती है। सही है? हाँ, लॉजिकल होना चाहिए, रट के होगा तो फिर नहीं हो पाएगा, लॉजिकल होना चाहिए बच्चा कोई भी। देख लो अभी तक जो भी पढ़ा हमने, कुछ भी ऐसा नहीं है तुम्हें लगा क्या कुछ ऐसा जो हम नहीं सोच सकते, कुछ भी तो नहीं है। डिफ्यूजन क्यों होता है तुम नहीं जानते क्या? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जगह जगह पढ़ते हो, है ना। ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट मतलब घसीट के ले जाना, चलो भागो चलो इधर से, है ना। ड्रिफ्ट क्या मतलब होता है, चलो घसीट ले गया, तो घसीट लेकर मतलब एक तरह से फोर्स लगा के या एनर्जी देके, दोनों तरीके से। ठीक, तो ये हो गया क्या, कितने इलेक्ट्रॉन गए, जितने इलेक्ट्रॉन गए अपने साथ मास लेके जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गया इनटू मास आ